नमस्कार। आज हम चिकित्सा जगत के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे का हीरो है। बिल्कुल। सोचिए, एक मुश्किल सर्जरी चल रही है, सर्जन की सटीकता, टीम का तालमेल, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन अगर एक भी अनदेखा सूक्ष्म दुश्मन, हाँ, एक बैक्टीरिया या वायरस। अगर वो उस ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हो तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। बिल्कुल। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी अदृश्य दुनिया के खिलाफ छेड़ी गई जंग पर है, जिसे मेडिकल की भाषा में स्टेरिलाइजेशन या विसंक्रमण कहते हैं। सही कहा। और हमारे पास भारतीय नर्सिंग और ड्रेसर कोर्स के सिलेबस से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पुराने तरीके यानी आग से शुरू करके हम भाप की ताकत को समझेंगे और फिर आज की आधुनिक तकनीक तक पहुंचेंगे जहां केमिकल और रेडिएशन का राज है। ये सिर्फ सफाई की कहानी नहीं है। नहीं, ये तकनीक के विकास की भी कहानी। चलिए शुरू करते हैं एक बुनियादी सवाल से जो अक्सर उलझाता है। हम दो शब्द सुनते हैं, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। सुनने में भाई भाई लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम होता है। और ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। हाँ, इनका मकसद भी अलग है। इसे ऐसे समझिए, डिसइंफेक्शन मतलब कीटाणु शोधन, वो घर की रोजमर्रा की सफाई जैसा है। आप पोछा लगाते हैं, सतहों को साफ करते हैं ताकि कीटाणु मर जाए। हाँ, ताकि बीमारी फैलाने वाले ज्यादातर कीटाणु मर जाएं और उनकी संख्या एक सुरक्षित स्तर तक आ जाए। लेकिन आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि हर एक कीटाणु मर गया। अच्छा, तो डिसइंफेक्शन एक तरह से खतरे को कम करना है। बिल्कुल। वही दूसरी ओर स्टेरिलाइजेशन यानी विसंक्रमण एक एब्सोल्यूट प्रक्रिया है, संपूर्ण। ये किसी परमाणु मिशन की तरह है जहां कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। कोई गुंजाइश नहीं। हमारे स्रोतों के अनुसार स्टेरिलाइजेशन का मतलब है किसी वस्तु से सभी 100% सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और यहाँ तक कि बैक्टीरिया के सबसे जिद्दी रूप जिन्हें स्पोर्स कहते हैं, स्पोर्स, हाँ। वो भी शामिल हैं। कोई चीज या तो 100% स्टेराइल है या नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब है पूर्ण सफाई, स्पोर्स समेत। अब सवाल ये है कि ये संपूर्ण सफाई की कैसे जाती है? हमारे नोट्स में दो बड़े रास्ते दिख रहे हैं, भौतिक और रासायनिक। चलिए पहले भौतिक तरीकों की बात करते हैं, जिसमें गर्मी यानी हीट का जिक्र सबसे ज्यादा है। लगता है आग और गर्मी हमारे सबसे पुराने हथियार हैं। और सबसे भरोसेमंद भी। गर्मी सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन को ठीक वैसे ही जमा कर, कोएगुलेट करके विकृत कर देती है, जैसे गर्म तवे पर अंडा जम जाता है। अच्छा। एक बार प्रोटीन जम गया तो सूक्ष्म जीव का काम तमाम। गर्मी से विसंक्रमण के भी दो मुख्य प्रकार हैं, सूखी गर्मी यानी ड्राई हीट और नम गर्मी, मॉइस्ट हीट। और इसमें ज्यादा असरदार कौन सी है? यहाँ एक दिलचस्प बात है, नम गर्मी सूखी गर्मी से कहीं ज्यादा असरदार और तेज होती है। ये तो थोड़ा उल्टा लगता है, सूखी गर्मी तो ज्यादा गर्म महसूस होती है। पर काम नम गर्मी बेहतर करती है। चलिए पहले सूखी गर्मी को ही समझते हैं। इसमें कौन कौन से तरीके हैं? मुझे नोट्स में एक पूरी लिस्ट दिख रही है, रेड हीट, फ्लेमिंग, भस्मीकरण। हाँ, और अगर आप ध्यान से देखें तो इन तरीकों में एक पैटर्न है, ये जरूरत के हिसाब से बटे हुए हैं। मतलब? जैसे रेड हीट, इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल लूप या फोर्सेप्स की नोक जैसी छोटी धातु की चीजों को बर्नर की लौ में तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो एकदम लाल न हो जाएं। ये एक तरह का स्पॉट ट्रीटमेंट है। और फ्लेमिंग, वो भी कुछ ऐसा ही लगता है। फ्लेमिंग उससे एक कदम हल्का है। इसमें कांच की स्लाइड या टेस्ट ट्यूब की मुंह को बस लौ के ऊपर से कुछ बार गुजारा जाता है। ये एक टचअप जैसा है। पर ये स्पोर्स को तो नहीं मारता होगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर आता है सबसे आक्रामक तरीका, भस्मीकरण या इंसिनरेशन, जिसमें सब कुछ जला देते हैं। बिल्कुल। ये तब इस्तेमाल होता है जब चीज को बचाने का कोई इरादा ही ना हो, बस संक्रमण को जड़ से खत्म करना है। दूषित पट्टियां, पैथोलॉजिकल कचरा, इन सबको जलाकर राख कर दिया जाता है। तो ये नर्सिंग में एक बड़ा फैसला होता है कि हमें उपकरण को बचाना है या सिर्फ खतरे को मिटाना है। इन सब के बीच हॉट एयर ओवन सबसे व्यवस्थित तरीका लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा। हॉट एयर ओवन सूखी गर्मी का डीप क्लीन है। ये एक ओवन है जिसमें कांच के सामान, धातु के उपकरण और ऐसी चीजें जिन्हें नमी से बचाना है, जैसे तेल या पाउडर, उन्हें स्टेरिलाइज किया जाता है। और इसका कोई स्टैंडर्ड तापमान या समय होता होगा? हाँ, और ये नर्सिंग की परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 घंटे। लेकिन एक मिनट, हम ये कैसे मान लें कि ओवन ने अपना काम ठीक से कर दिया है?
क्या कोई गारंटी है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। हम बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे आग बुझाने के लिए माचिस का इस्तेमाल करना। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है लेकिन यही इसका सबसे वैज्ञानिक तरीका है। हम बैसिलस सबटिलिस नाम के बैक्टीरिया के बहुत प्रतिरोधी स्पोर्स की एक स्ट्रिप ओवन में रखते हैं। उपकरणों के साथ? हाँ, साथ में। प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम उस स्ट्रिप को लैब में कल्चर करके देखते हैं। अगर स्पोर्स नहीं उगते मतलब वो मर गए, तो हम कह सकते हैं कि जब सबसे मजबूत दुश्मन हार गया तो बाकी सब तो खत्म हो ही गए होंगे। एकदम। इसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं। कमाल है। अब आते हैं उस बात पर जो आपने शुरू में कही थी कि नम गर्मी ज्यादा असरदार है। हमारे नोट्स में ऑटोक्लेव शब्द पर स्टार बना हुआ है, ये क्या बला है? ऑटोक्लेव नम गर्मी का ब्रह्मास्त्र है और इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अच्छा, आपके किचन में प्रेशर कुकर है? हाँ बिल्कुल है, रोज इस्तेमाल होता है। तो समझिए, ऑटोक्लेव अस्पतालों का एक बहुत बड़ा, सटीक और शक्तिशाली प्रेशर कुकर है। हाँ। प्रेशर कुकर में क्या होता है? दबाव के कारण पानी 100 डिग्री पर नहीं बल्कि उससे ज्यादा तापमान पर उबलता है। हाँ, इसीलिए दाल जल्दी गलती है। ऑटोक्लेव भी यही करता है। ये दबाव के तहत भाप का उपयोग करता है और इसके जो मानक पैरामीटर्स हैं वो हर नर्सिंग छात्र को याद होने चाहिए। 121 डिग्री सेल्सियस तापमान, 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच या पीएसआई का दबाव और 15 मिनट का समय। पर ये सूखी गर्मी से बेहतर क्यों है? इसे ऐसे समझिए, 100 डिग्री की गर्म हवा के सामने हाथ रखने और 100 डिग्री की भाप के सामने हाथ रखने में जमीन आसमान का फर्क है ना? हाँ, भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि भाप तुरंत आपकी त्वचा पर चिपककर मतलब संघनित होकर अपनी सारी गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट छोड़ देती है। यही गुप्त ऊष्मा की ताकत है। ये सूक्ष्म जीवों के लिए एक घातक हग की तरह है जो उनके प्रोटीन को तुरंत नष्ट कर देता है। और इसकी भेदन क्षमता भी ज्यादा होती होगी। बिल्कुल, भाप की भेदन क्षमता सूखी हवा से कहीं ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग, रबर के दस्ताने, इन सब चीजों के लिए ऑटोक्लेव ही सबसे अच्छा है? बिल्कुल, और इसकी भी जांच होती है। ऑटोक्लेव की प्रभावशीलता की जांच के लिए जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्पोर्स का उपयोग किया जाता है, जो गर्मी के प्रति और भी ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं। गर्मी के ये तरीके तो बहुत असरदार है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उन नाजुक उपकरणों का क्या होता होगा, जैसे एंडोस्कोप जिनमें लेंस और प्लास्टिक होते हैं। उन्हें तो हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव में डालते ही वो पिघल जाएंगे। तो क्या उनके लिए हमारे पास कोई और समाधान है? एकदम सही सवाल। हर चीज को हम आग या भाप में नहीं डाल सकते। यहीं पर हमारे दूसरे भौतिक तरीके काम आते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, छानना। हाँ, ये बहुत ही सरल सिद्धांत पर काम करता है। छानना, जैसे हम चाय छानते हैं वैसे ही बहुत महीन फिल्टर से तरल पदार्थों को गुजारा जाता है। ये सूक्ष्म जीवों को मारता नहीं, बस उन्हें छानकर अलग कर देता है। हाँ, उन तरल पदार्थों के लिए जो गर्मी से खराब हो जाते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक घोल या सीरम। और दूसरा तरीका, नोट्स में रेडिएशन का जिक्र है। हाँ, रेडिएशन, जिसे कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन, खासकर गामा किरणों का इस्तेमाल होता है। ये एक औद्योगिक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि जब हम एक नई डिस्पोजेबल सिरिंज का पैकेट खोलते हैं तो उसकी सफाई की गारंटी एक अदृश्य किरण ने दी है, न कि किसी गर्मी या केमिकल ने। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल। व्यावसायिक रूप से डिस्पोजेबल सिरिंज, दस्ताने, कैथेटर और कई अन्य पहले से पैक की गई चीजों को इसी तरीके से स्टरलाइज किया जाता है। तो अब तक हमने आग, भाप, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन को समझ लिया, लेकिन जो एंडोस्कोप वाला सवाल था वो अभी भी है। उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ शायद रासायनिक तरीकों की एंट्री होती है। सही पकड़ा। जब गर्मी या रेडिएशन का विकल्प न हो तब हम केमिकल्स का सहारा लेते हैं। ये उन नाजुक उपकरणों के लिए हैं जो गर्मी सहन नहीं कर सकते। तो सबसे शक्तिशाली केमिकल्स कौन से हैं? सबसे शक्तिशाली हैं एल्डिहाइड्स। इसमें 2% ग्लूटर एल्डिहाइड का घोल सोने जैसा महत्व रखता है। ग्लूटर एल्डिहाइड। हाँ, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, सिस्टोस्कोप जैसे गर्मी के प्रति संवेदनशील लेकिन बहुत जरूरी उपकरणों को इसी में डुबोकर स्टरलाइज किया जाता है। एक और एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, जिसकी बहुत तीखी गंध होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका उपयोग अब उपकरणों के लिए कम, लेकिन ऑपरेशन थिएटर और कमरों के फ्यूमिगेशन मतलब धूनीकरण के लिए ज्यादा होता है। और रोजमर्रा के इस्तेमाल में कौन से केमिकल्स आते हैं, जैसे त्वचा साफ करने या फर्श साफ करने के लिए? उसके लिए हम दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल, खासकर 70% एथिल अल्कोहल। ये इंजेक्शन लगाने से पहले त्वचा को साफ करने के लिए एक आम एंटीसेप्टिक है। और हैलोजन? फिर आता है हैलोजन।
इसमें क्लोरीन और आयोडीन मुख्य हैं। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल, जो आम भाषा में ब्लीच है, अच्छा, ब्लीच। हाँ, वो फर्श पर गिरे खून या शरीर के अन्य तरल पदार्थों को साफ करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। और आयोडोफोर्स जैसे पोविडोन आयोडीन का इस्तेमाल आपने जरूर देखा होगा। वो ऑपरेशन से पहले लगाने वाला भूरा घोल। बिल्कुल वही। नोट्स में एक गैसीय विसंक्रमण का भी जिक्र है, ये क्या है? गैसीय विसंक्रमण में एथिलीन ऑक्साइड या ईओ गैस का उपयोग होता है। ये भी गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील वस्तुओं के लिए एक औद्योगिक तरीका है। ये बहुत प्रभावी है, लेकिन ये ज्वलनशील और विषाक्त भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत नियंत्रित वातावरण में खास मशीनों के अंदर किया जाता है। इसकी जांच बैसिलस ग्लोबिजाई के स्पोर से होती है। वाह, तो हमारे पास हथियारों का एक पूरा जखीरा है। आग, भाप, रेडिएशन, तरल केमिकल, गैस। एक नर्स या ड्रेसर के लिए ये तय करना कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, ये तो वैसा ही है जैसे एक शेफ तय करता है कि सब्जी को उबालना है, भुनना है या कच्चा ही रखना है। आपने बहुत अच्छी उपमा दी है। बिल्कुल सही। आप एक स्टील की छुरी को आग में डाल सकते हैं, लेकिन एक नाजुक एंडोस्कोप को नहीं। सही तरीके का चुनाव ही मरीज की सुरक्षा और उपकरण की उम्र के बीच का संतुलन है। तो एक बार जल्दी से दोहरा सकते हैं कि किस चीज के लिए क्या? जरूर। संक्षेप में देखें तो धातु के उपकरण और कांच के सामान के लिए हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव। ठीक है। रबर के दस्ताने, ड्रेसिंग, कपड़े हमेशा ऑटोक्लेव। एंडोस्कोप जैसे नाजुक उपकरण के लिए 2% ग्लूटारोल्डिहाइड। ओके। और जो फैक्ट्री पैक्ड डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं, उनके लिए गामा रेडिएशन या एथिलीन ऑक्साइड। और इन सब में सबसे जरूरी बात, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की, ये कैसे सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया सफल रही, क्योंकि यहाँ चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यानी जैविक संकेतक ही गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। किसी भी केमिकल टेप या रंग बदलने वाली पट्टी से ज्यादा भरोसेमंद यही स्पोर्स होते हैं। ये स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया का फाइनल एग्जाम है। बिल्कुल। जैसे हमने बात की, ड्राई हीट के लिए बैसिलस सबटिलिस, ऑटोक्लेव के लिए जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस और एथिलीन ऑक्साइड के लिए बैसिलस ग्लोबिजाई। जब ये सबसे जिद्दी स्पोर्स नष्ट हो जाते हैं, तभी हम 100% आश्वस्त हो सकते हैं। तो आज की इस बातचीत का सार ये है कि स्टेरिलाइजेशन कोई आम सफाई नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो स्पोर सहित सभी सूक्ष्म जीवों को खत्म करती है। बिल्कुल। नम गर्मी यानी ऑटोक्लेव गर्मी स्थिर वस्तुओं के लिए सबसे बेहतर तरीका है, जबकि गर्मी के प्रति संवेदनशील चीजों के लिए हमारे पास रासायनिक तरीके और रेडिएशन जैसे विकल्प हैं। सही। और एक स्वास्थ्य कर्मी के लिए सही तरीके का चुनाव और उसकी प्रभावशीलता की जांच मरीज की सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूं। हमारे स्रोतों में प्रियॉन्स जैसे संक्रामक एजेंट का जिक्र है। ये प्रोटीन के बिगड़े हुए रूप हैं जो मैड काउ डिजीज जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सुना है। ये बैक्टीरिया या वायरस से भी ज्यादा जिद्दी होते हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए सामान्य से भी ज्यादा कठोर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, जैसे ऑटोक्लेव में 135 डिग्री का तापमान या 1 घंटे का समय। मतलब सामान्य से भी ज्यादा? हाँ। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हम भविष्य में और अधिक प्रतिरोधी रोगाणुओं की खोज करेंगे, मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विसंक्रमण के इन बुनियादी नियमों को हमें कैसे और कितना बदलना होगा।